नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का जीनियस करियर पॉइंट में। मैं हूं एमडी खलील और आप हैं मेरे साथ वीवीआई ट्यूशन बायोलॉजी क्लास 10। तो आज हम चर्चा करेंगे जो ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कुछ क्वेश्चन इसमें गेसिंग करके हम लाए, हर एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आप लोग बने रहे और जितने भी परीक्षार्थी हैं क्लास 10 में एग्जाम देने वाले, उनका जीनियस करियर पॉइंट परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नए जीवन की शुरुआत करें। चलिए तो अब हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव पैटर्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जैसा कि आप लोग को मालूम होगा है ना, स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी में जो जीव होते हैं है ना, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज आवश्यक होता है, आपको पता होगा कि स्वपोषण के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। इन चार चीजों के द्वारा ही वो क्या करते हैं, पोषण की क्रिया करते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक होता है। सूर्य का प्रकाश जो हमें सूर्य से मिलेगा, और जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, जल को पेड़ पौधे जल के द्वारा अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से रंध्र के द्वारा अवशोषित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वपोषी भोजन के लिए इन चारों का होना जरूरी है। तो हमारा आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। इसमें ऑप्शन दिया आपका 0.03%, 0.2% टू 1%, 0.03%, 0.03%। इसका आंसर देखिए हमारा क्या होगा। आपको मालूम होगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है। सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो मात्रा जो है वो सी आंसर होगा इसका, 0.03%। 0.03%। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार मैट्रिक के एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए हर एक चैप्टर से मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आज हम 100 क्वेश्चन का लगभग डिस्कस करेंगे। और ये सारा ऐसा क्वेश्चन है ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, यानी कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब हम यहाँ भी क्लिक हो गया। चलिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक, इसमें 2 तरह से पूछा जाता है। एक पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, एक पूछेगा प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है। तो आप लोग को मालूम होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ हरित प्लावक होता है, पत्ती होता है ना, या जड़ होता है, या स्टोमेटा होता है। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हम किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक हम किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी अंगक जो होता है हमारा ए आंसर हो जाएगा। हरित लवक होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग को मालूम है हरित लवक जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी कि पेड़ पौधे में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, उसके अंदर क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और ये हरे रंग का वर्णक होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे हरित लवक किस प्रकार का वर्णक है, तो हरे रंग का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पे है ना, ग्राहनी किसका भाग होता है। ग्राहनी किसका भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है। आप लोग को मालूम होगा, इससे पहले आप पढ़े होंगे है ना, फर्स्ट चैप्टर में आहार नाल में ग्रासनी होती है। आहार नाल में ग्रासनी होती है ना, और हमारा छोटी आंत के अंदर क्या होता है, ग्रहणी होता है। छोटी आंत के अंदर ग्रहणी होता है। ये हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा है ना, इसमें ग्रहणी और ग्रासनी दोनों में फर्क होता है। हमारा छोटी आंत के अंदर होता है ग्रासनी, जबकि ग्रासनी जो होता है वो मुख गुहा का भाग होता है ना। ग्रासनी से 2 छिद्र निकलते हैं, भी आप याद रखिएगा। तो ग्राहनी किसका भाग हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या चीज है, कहा जा रहा है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत्र ग्रहण करता है। इनमें किनके द्वारा अमीबा जो होता है भोजन का अंत्र ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन देखिए हमारा जो है उत्पाद है ना, परिवहन, उसके बाद सी का क्वेश्चन भोजन रसदानी, उसके बाद केंद्रक। तो है ना आप लोग को मालूम होगा कि अमीबा जो होता है ना,
इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। क्यों? आप लोग को मालूम है उत्पादों को बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार जो होता है अमीबा का वो निश्चित नहीं होता है। इसका अमीबा जो भोजन अंत ग्रहण करता है वो उत्पाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा करता है। अमीबा जो भोजन करता है वो किसके द्वारा करेगा? उत्पाद के द्वारा करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे में जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? यानी वैसे पौधे या तो वैसा जीव जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित होता है। सड़ी गली का मतलब, सड़ी गली क्या होता है? जैसे आप घर के सब्जी वाले छिलका को फेंक देते हैं, गोबर हो जाता है ना, पुआल वगैरह सड़ जाता है, तो उन चीजों के अंदर भी क्या होता है कि बहुत सारे जीव जो होते हैं ना उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे सड़ी गली चीजों पर जो आश्रित होता है वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? तो वैसे जीव को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना, मृत जीवी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि सड़ी गली चीजों पर हमारा कौन आश्रित रहता है ना? मृत जीवी रहता है। कौन रहता है? मृत जीवी रहता है। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। ये कह रहा मनुष्य में मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है ये, ज्यादातर आप पढ़े होंगे, है ना। आहार नल के बारे में जब बताया जाता है तो उस टाइम आपको मिलता होगा, है ना। जब मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को मालूम मुख गुहा हमारा जबड़ा होता है ना। मांसल रचना होती है जो जीव का होता है ना। इसमें छोटे रंध्रपुर होते हैं जो स्वाद कलियां के नाम से जानते हैं उसे, है ना। तो कह रहा इस मुख गुहा में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती? तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है ना। कहा जा रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? क्योंकि लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती है हमारे मुख गुहा में, यानी मुंह के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होती है? ऑप्शन आपका है एक होता है, बी में ऑप्शन है 3 होता है, चार में सी में आंसर है 4 होता है और डी में आंसर है 2 होता है। तो हमारे मुख गुहा में है ना 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है ना। जो क्या करता है? एंजाइम को स्रावित करता है, यानी निकालने का काम करता है, एंजाइम को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसे हम देखते। कह रहा कि मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नल की लंबाई कितनी होती है? आहार नल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन कहा जा रहा है यहाँ पे 4 से 6 मीटर लंबी होती है ना, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, सी में कहा जा रहा है 5 मीटर लंबी होती है और डी में कहा जा रहा है 12 से 14 मीटर होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आहार नल की लंबाई जो होती है, आहार नल का लंबाई जो होता है वो हमारा क्या होता है? आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा क्योंकि 8 से 10 मीटर लगभग इसकी लंबाई होती है। 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, आप उसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज है? कह रहा है यहाँ पे 9वां क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? यानी कि हमारा मुंह है उसके पीछे का भाग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या चीज है? ग्रास नली है ना। बी में आपका आंसर क्या चीज है? ग्राहनी है ना। और उसके बाद सी में आंसर है ग्रास नहीं और डी में दिया हुआ ऑप्शन आपका अग्नाश है। तो 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर होगा सी। 9 का आंसर होगा सी, है ना। क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हम कि मुख गुहा का पिछला भाग ग्राहनी होता है, एक भाग जो है ग्राहनी भी कहते हैं। ग्राहनी किसका भाग होता है? वो छोटी आंत के अंदर होता है। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा आप, है ना। मुख गुहा का पीछे का भाग ग्राहनी कहलाता है ना। ये आहार नल का भाग हो गया। जल की आप पढ़े होंगे, है ना, ग्राहनी, ये भी आहार नल का भाग है लेकिन वो छोटी आंत का है। छोटी आंत में ग्राहनी पाई जाती है, जबकि मुख गुहा का पीछे वाला भाग होता है ग्राहनी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दंत अस्थि क्षय के कारण है। दंत अस्थि क्षय के कारण है, यानी दांत जो होता है वो खराब कैसे हो जाता है? आप लोग देखे होंगे हमारा दांत जो होता है ना, हम लोग को दांत जो होता है अगर सही से साफ नहीं किया जाएगा तो वो खराब होने लगता है। उसका रीजन क्या चीज है? तो पहला यहाँ पे कहा जा रहा है मीठा चीज खाना, है ना, यानी मीठी चीज जो भी हम खाते हैं, जैसे मीठी चीज में बहुत सारी चीज हम यूज करते हैं। दूसरा बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना। सी में कहा जा रहा दांत की सफाई नहीं करना और डी में कहा रहा इनमें से सभी। देखिए मीठा चीज खाने पर क्या होता है? हमारा दांतों में चिपक जाता है, जिससे कारण से बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्शन करेगा और अम्ल का निर्माण करेगा। इसके बाद दांत की सफाई, दांत की सफाई भी नहीं करेंगे हम तो क्या होगा? दांत खराब होगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा दंत अस्थि क्षय का आंसर जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? डी आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी सभी रीजन आ जाएंगे, है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन आपका बीबीआई क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप इन क्वेश्चन को, है ना, आराम से और अच्छा से देख के जाइए। कोई भी दिक्कत होगा अब बाद में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे, है ना,
क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है ना। देखिए दोस्तों ये बात को जरूर ध्यान रखिए, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, ये हर समय आपको एग्जाम में पूछा जाता है, हर समय से। आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 2021 का निकालिएगा तो उसमें भी पूछा गया है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है ना। आप लोग को मालूम होगा है ना, यहाँ हमारे पास भी बहुत सारे छात्र बैठे हुए है ना, जो क्लास 10 के जो न्यू बैच वाले हैं ना, पुराने बैच का तो विदाई हो चुका है ना, जीडीएस करियर फंड परिवार उनको विदाई कर चुके हैं है ना। और जो भी हमारे छात्र या तो जितने भी छात्र हैं जो एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का है ना, उनको जीडीएस करियर फंड परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना और आप एक अच्छी जीवन की शुरुआत करें। अगला देखिए क्वेश्चन हम नहीं बता पाए हैं, इसको बताते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो आपको मालूम होगा इसमें किस प्रकार का पोषण होता है। कारा मृत जीवी पोषण होता है, कर्जवी पोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है या स्व पोषण होता है ना। तो गोबर छत्ता में जो पोषण होता है हमारा वो मृत जीवी पोषण होता है। कैसा पोषण होता है, मृत जीवी पोषण होता है। किस प्रकार का पोषण होता है, मृत जीवी है ना, क्योंकि ये सड़े गले चीजों पर क्या रहता है, आश्रित होते हैं, सड़े गले चीजों पर आश्रित यानी मृत जीवी पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आप लोग को मालूम होगा हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा है ना, वो रक्त के अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है ना। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता होती है, और ये हमारा आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है ना, एंथ्रियोसाइट के अंदर पाया जाता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा, इसका कमी होने के बाद कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है मधुमेह होता है, बी में कहा जा रहा है एनीमिया होता है ना, सी में कहा जा रहा है पीलिया होता है, और डी में कहा जा रहा है डायरिया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका वीवीआई क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा है ना, अच्छा से आप लोग देखते जाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है पित्त रस जो होता है कहां से स्रावित होता है, पित्त रस जो होता है वो कहां से स्रावित होता है ना। तो आप लोग पढ़ोगे आहार नल, जब आप मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ते होंगे तो आहार नल के अंदर है ना पित्त रस के बारे में आपको बताया गया होगा। पित्त रस जो होता है कहां से निकलता है, तो आपको मालूम होगा है ना, ये निकलता है जो हमारा लिवर यानी कि है ना किससे निकलता है, यकृत से निकलता है। किससे निकलता है, यकृत से पित्त रस जो होता है वो स्रावित होता है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है ना, मनुष्य में श्वेत रक्त, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है ना। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, आप लोग को पता होगा है ना। हमारा ब्लड जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं है ना, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट है ना, और आरबीसी को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल यानी कि एंथ्रियोसाइट के नाम से जानते हैं। तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है, श्वेत रक्त कोशिका जो होती है, उसकी जीवन अवधि कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर, ये है ना जीवन अवधि यानी कितने दिन तक जीवित रहता है। तो श्वेत रक्त कोशिका जो होगा हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन हो जाएगा है ना, 4 से 5 दिन, क्योंकि 4 से 5 दिन तक क्या है श्वेत रक्त कोशिका है ना ये जीवित रहता है, इसका जीवन अवधि 4 से 5 दिन के बाद ये निष्क्रिय हो जाएगा यानी इससे मर जाता है ये, और लाइसोसोम उसको फिर साफ कर देता है। चलिए आगे बात है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन बताया जा रहा है ना। ऐसे ही आपके लिए लगभग 100 क्वेश्चन का डील करेंगे हम है ना, आप लोग जब तक बने रहिएगा, सारा वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। कारण पौधे में श्वसन होता है, पौधे में श्वसन कैसे होता है ना, आपको पता होगा जितने भी सजीव पदार्थ है सभी श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन की क्रिया जो होती है या उनके अंदर जो अंग होता है वो अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग कहा जाता है। जैसे पौधे में श्वसन जो होता है वो कैसे होता है, तो पौधे में श्वसन हमारा कहा जा रहा है ना, ऑप्शन है ए में जड़ से होता है, तना से होता है, पत्तियों से होता है, या इनमें से सभी। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जड़ से भी होता है श्वसन, पत्ता तना से भी होता है श्वसन, और पत्तियों से भी होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जड़ से तो श्वसन, इसके जड़ और तना का भूमिका कब होता है, जड़ और तना का भूमिका कब होता है, जब आप देखोगे पतझड़ का समय आता है, उस समय क्या होता है कि सारी पत्तियां जो होती है पेड़ पौधे का वो गिर जाता है,
है ना, उसमें पेड़ पौधे में पत्तियां नहीं होती, तो बताइए प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, तो तना और जड़ के द्वारा किया, तना और जड़ के द्वारा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधे में श्वसन जो होता है वो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, 16वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है यहाँ पे, निम्न में से स्वपोषी कौन है, निम्न में से स्वपोषी कौन है, स्वपोषी कौन है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ऑप्शन डी हरे पेड़ पौधे, दूसरा कहा जा रहा है बी में मछली होती है, अमीबा होता है और कीट होता है। तो आप लोग को मालूम है स्वपोषी हम किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो भोजन के लिए खुद आश्रित हो, अपने ऊपर आश्रित हो, स्वयं संश्लेषित करता हो, अपने से बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, है ना। तो मछली क्या करते हैं, मछली दूसरी चीजों को खाती है ना, वो अपने से खाना नहीं बना सकती। कीट पतंग जो होते हैं वो भी अपने से खाना नहीं बना सकते हैं। अमीबा तो फुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है ना। तो आंसर इसका जो हो जाएगा हमारा वो हरे पेड़ पौधे हो जाएगा, हरे पौधे या हरे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे हरे, यहाँ पे ऑप्शन हरे पौधे ही लिखा हुआ रहेगा, है ना, क्योंकि जो मर जाता है पेड़ वो थोड़ी सी वसन करेगा, तो हरे पेड़ पौधे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे, पौधे में भोजन जो होता है किस रूप में जमा होता है, और पौधे में भोजन जो होता है हमारा वो किस रूप में जमा होता है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है ना, या प्रोटीन के रूप में जमा हो जाता है, या फैटी एसिड के रूप में जमा हो जाता है, या स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पौधे में आप इसका रासायनिक समीकरण देखे होंगे, तो उसमें क्या बनता है, रिएक्शन होने के बाद, है ना, बनता है हमारे कैसे, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पौधे में भोजन के रूप में क्या जमा होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। चलिए, है ना, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द जो होता है ना, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक शब्द जो होता है वो किसके द्वारा दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, ब्लाट एक वैज्ञानिक का नाम है, स्लाइडेन वैज्ञानिक का नाम है ना, रॉबर्ट हुक ये भी वैज्ञानिक का नाम है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस शब्द जो है हमारा, है ना, न्यूक्लियस शब्द जो हमारा वो कौन दिया, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, यानी केंद्रक का नाम जो दिया गया है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, है ना, न्यूक्लियस शब्द, है ना। ये क्वेश्चन आपको क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है, उसमें देखिए सारे कोशिकाओं के बारे में बताई गई थी। क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है ना, द्विखंडन किस में होता है ना। तो आप लोग पढ़ोगे विखंडन का दो प्रकार होता है, एक द्विखंडन या द्विविभाजन और दूसरा होता है बहुखंडन या बहुविभाजन। तो कह रहा है सर यहाँ पे द्विखंडन जो होता है किस में होता है, पैरामीशिया में होता है, अमीबा में होता है, लिशमैनिया में होता है, या इनमें से सभी। तो किस में होता है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पैरामीशियम भी क्या करता है, द्विखंडन द्वारा क्या करता है, द्विखंडन की विधि इसमें भी होती है, इसके द्वारा क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, जनन करता है। अमीबा भी क्या करता है, विखंडन की विधि द्वारा क्या करता है, जनन करता है। लिशमैनिया ये भी करता है। इसका मतलब आंसर जो हमारा हो जाएगा तो डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी, यानी अमीबा भी करेगा, पैरामीशियम भी करेगा और लिशमैनिया भी करेगा, है ना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हर समय एग्जाम में आता है, अमीबा जो होता है ना किस प्रकार का जीव है, यानी उस या तो फिर पूछा जाए उसमें पोषण जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो अमीबा में पोषण जो होता है वो प्राणी संपोषण होता है, प्राणी संपोषण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। मनुष्य के शरीर में आदमियों के अंदर, है ना, सबसे बड़ा कोशिका जो होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन होता है, सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, सबसे लंबी कोशिका कौन होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। यानी कि आप पढ़े होंगे कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है ना। और किडनी में पढ़े होंगे नेफ्रॉन कहलाती है। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन। इसमें भी कंफ्यूजन मत होइएगा, है ना। ये तंत्रिका ऊतक का इकाई है, जबकि नेफ्रॉन जो होता है ना वो किडनी का इकाई होती है ना। किडनी जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं, है ना, या वृक्क कहा जाता है उसे, है ना। तो न्यूरॉन पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कहा जा रहा है मांसपेशियां होती है। तीसरा कहा जा रहा है कि हृदय की कोशिका होती है, हार्ट
है ना। अब चौथा कार्य यानी डी में कार्य रक्त कोशिका होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका क्या होता है, लंबी होती है ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन आपका हो चुका है ना। और ये सारे प्रश्न जो आपका बीबीआई क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में, है ना, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे, है ना। अच्छा चलिए, हमारे यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए कह रहे सर 20 क्वेश्चन हो गया, है ना, कुछ आर्मी के लिए शायरी हो जाए, है ना। चलिए बताते आप लोगों को शायरी किस तरह का चाहिए, है ना, भोजपुरी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, कैसा चाहिए आप लोगों को। चलिए हम आपको शायरी अपना मर्जी से बताते, आप लोग बोल ले रहे, है ना। आप लोग को शायरी क्या है, शेर के पुत्र से ही जाने, शेर के पुत्र से ही जाने और लाखों के बीच में, सॉरी, शेर के पुत्र से ही जाने जाते हैं, शेर के पुत्र से ही जाने जाते हैं और लाखों के बीच में फौजी ही फंसाने जाते हैं, है ना। बिल्कुल, है ना। हमें सारे सैनिकों का, जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी सैनिक है उन्हें हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। चलिए तो अब आगे आते हैं हम। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC है, यानी पहुंचाने का काम कौन करता है ऑक्सीजन, है ना। हम लोग श्वसन क्रिया जब करते हैं तो वो हमारे, है ना, श्वसन क्रिया करने के बाद ये हमारे ब्लड में मिलता है, ब्लड में कौन सा कोशिका जो होता है वो लेकर के जाता है। पहला कह रहे हैं यहाँ पे WBC होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, या लसिका होता है, या RBC होता है, या तो इनमें से कोई नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो कौन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आंसर, है ना, RBC होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स। उसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइपिंग में आपका मिस्टेक है, RBC होना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स। उसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है उसमें, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ RBC ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और वो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करेगा, जहां पे श्वसन क्रिया होने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, RBC, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का, यानी जो कुछ खाते हैं उसमें से कौन सा भाग का पाचन मुख गुहा करता है। यानी हम लोग आम भाषा में से मुंह कहते हैं, तो मुंह में कौन से चीजों का, कौन सा पोषक तत्व का पाचन हो जाता है, कौन से पोषक तत्व का पाचन हो जाता है। ऑप्शन है आपका, है ना, प्रोटीन, यानी प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में हो जाता है, न्यूक्लियस अम्ल का पाचन मुख गुहा में हो जाता है, या वसा का पाचन होता है, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आपको पता होगा कि पोषक तत्व, यानी जो कुछ भी हम एक दिन में जो कुछ भी खाते पीते वो हमारा आहार कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आहार कहलाता है। और आहार में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, है ना। जैसे आप बहुत सारी चीजों को खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार का होता है, तो 5 होता है, आप लोग को मालूम होगा, है ना। 5 प्रकार के पोषक तत्व होता है, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, खनिज लवण, विटामिन वगैरह के 5 प्रकार के होते हैं जो हमारे आहार में उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी जो कुछ खाए हैं वो मुंह में कौन से चीजों का पाचन हो जाता है। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, मुख गुहा में पाचन हो जाता है। ऐसे ही हम लोग पढ़े होंगे, है ना, कि आहार पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो आहार नल के मुख गुहा से शुरू होती है, यानी कि मुख गुहा से हमारा, है ना, पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। और यहाँ पे पाचन जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन होता है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग जो होता है वो कौन होता है। चलिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है रेक्टम होता है, बी में सीकम होता है, कोलन होता है, या अपेंडिक्स होता है। ये भी आहार नल का भाग है ना। कौन सा इसका अवशोषी अंग कहलाता है ना। मनुष्य के आहार नल में अवशोषी अंग जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या होता है ना। तो आपका 23 का आंसर जो होगा
और डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। अपेंडिक्स के द्वारा क्या किया जाता है? अवशेषी अंग कहलाता है। अपेंडिक्स क्या कहलाता है? अवशेषी अंग। ऑब्जर्वेशन करने का काम करता है, जो हमारे आहार में पोषक तत्व होते हैं उसको ये अपने अंदर खींचने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स को क्या कहते हैं? अवशोषी अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? अवशोषी अंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज है ना? अगला क्वेश्चन है ना, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आप बना भोजन पौधे अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसके बाद जो आपका भोज्य पदार्थ बन जाता है ना, वो किसके द्वारा है ना, पेड़ पौधे में, पत्तियों में है ना, तना के अंदर, जड़ों के अंदर पहुंचाने का काम कौन करता है ना? ऑप्शन आपका जाइलम करता है और फ्लोएम करता है या रक्त करता है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा है ना, वो बी होगा। क्या आप लोगों को पता है जाइलम और फ्लोएम को संवहन बंडल कहा जाता है ना, या संवहन ऊतक कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि संवहन ऊतक इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक या संवहन बंडल कहते हैं। जाइलम क्या करता है? तो नीचे से, यानी पेड़ पौधे के नीचे वाला भाग, पेड़ पौधे का नीचे भाग क्या होता है? जड़ होता है। जड़ से क्या करता है? ये खनिज लवण को, जड़ क्या करता है? लेकर के जाता है ना, और पत्तियों में फैलाता है, पत्तियों में फैला देता है, जिसके कारण से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्या होगा? जाइलम नीचे से ले जाने का काम करता है ना, नीचे से ले जाने का काम करता है। जबकि जब भोज्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है, यानी पौधे में भोजन जब बन जाता है, प्रकाश संश्लेषण के बाद भोजन जब बन जाता है ना, तो उसको पहुंचाने का जो काम करता है, वितरित करने का काम, फैलाने का काम जो करता है, वो फ्लोएम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन कैसे होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो कैसे हो पाता है ना? तो पहला ऑप्शन है प्रसरण द्वारा होता है ना, या फ्लोएम के द्वारा होता है, या विसरण के द्वारा होता है, या जाइलम के द्वारा होता है ना। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है ना? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा इसका आंसर। विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है ना। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है ना, जल का परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन का मतलब होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है ना, उसे हम परिवहन करते हैं। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होता है उसमें क्या हो जाएगा? विसरण के द्वारा जल का परिवहन होता है, विसरण के द्वारा जल का परिवहन होता है। चलिए अब लोग ध्यान देते रहिएगा, सारा क्वेश्चन जो है ना, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, और सारा बीबीआई क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा है ना, यानी टोटल जो भी आपका 7 से 8 चैप्टर है आपका, उसमें से सारा 30 क्वेश्चन लेकर के आए हम। तो आप लोग बने रहिए है ना। चलिए 26वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके माध्यम से बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। बाहर कैसे निकलता है ना? ऑप्शन क्या क्या है इसमें? जल के द्वारा निकलता है बाहर है ना, या तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा है ना, या तो फिर ग्लूकोज के द्वारा, या तो डिक्टियोसोम के द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जो होता है हमारा है ना, किसके द्वारा बाहर निकलता है? जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा है ना। आप लोग जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है ना, उनका समीकरण को याद किए होंगे, तो उसके लिए 4 तत्व चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल है ना। और सूर्य जब क्या करता है? सूर्य का प्रकाश जब रंध्रों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तो रासायनिक है ना ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जल के अणु को तोड़ देते हैं, जल के अणु को तोड़ देते हैं। और जल का अणु जब टूटता है तो ऑक्सीजन क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ऑक्सीजन क्या निकलता है? बाहर निकलता है, जिसे हम क्या करते हैं? सांस लेने में उसका उपयोग करते हैं, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं है ना। एक चीज, ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो कितना होता है? 21% होता है। कितना होता है? 21% होता है। और सबसे ज्यादा जो होता है हमारा वायुमंडल में गैस जो है वो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या चीज है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में वाष्प का सृजन किस भाग में होता है? वाष्प का सृजन आप लोग जानते हो, वाष्प का सृजन किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधे में एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? उसके अंदर का जो पानी होता है वो भाप बन करके है ना, भाप के रूप में पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाता है, क्योंकि पत्तियों में स्टोमेटा होता है ना, छोटे छोटे छिद्र जिसका हम रंध्र में कहते हैं, उसके माध्यम से क्या होता है?
वो रहने के माध्यम से वाष्प उत्सर्जन क्रिया जो होती है यानी वाष्प जो होता है वो निकल जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ तना होता है ना, बी में कहा जा रहा पत्ता होता है, और सी में कहा जा रहा जड़ होता है, और डी में कहा जा रहा फूल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर जो होगा हमारा वो बी हो जाएगा, यानी पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा। वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, पेड़ पौधे किस भागों में, है ना, पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज है ना, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अच्छा ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना, आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में बायोलॉजी में मिलता है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हरे पेड़ पौधे, है ना, हरे पेड़ पौधे जरूर बोलना है क्योंकि जो मर जाएगा वो थोड़ी प्रकाश संश्लेषण का जरूरी है, उसको खाना पीना का क्या जरूरी है, तो जो हरे पेड़ पौधे उन्हें ही खाना चाहिए। तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, है ना, तो हरे पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा, है ना, या जिस विधि के द्वारा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं या निर्माण करते हैं या बनाते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, संश्लेषित करते हैं, बनाते हैं या निर्माण करते हैं, तो उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, ग्लूकोज का होता है, या कार्बोहाइड्रेट का होता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। आप लोग अभी बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों का होना आवश्यक है ना, तो 4 चीजों में जब ये रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्शन होने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या चीज है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे जीवन की उपापचय क्रियाओं का संचालन जो होता है ना, निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन की उपापचय क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो उपापचय क्रिया हमारे अंदर ये होते रहती है ना, ये क्रिया का होना जरूरी है क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो भी कोशिका वगैरह होते हैं ना, उसकी मरम्मत हो पाती है, जिससे हमारा शरीर जो होता है वो स्वस्थ रह पाता है। इसमें पहला ऑप्शन कहा जा रहा है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, है ना, या श्वसन होनी चाहिए, या टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत होना चाहिए, या तो इनमें से सभी होगा। तो उपापचय क्रिया जो होती है, उपापचय क्रिया जो होती है हमारे अंदर, है ना, उसमें क्या होता है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी चाहिए, हमें सांस भी लेनी पड़ेगी, श्वसन क्रिया भी होगा उसके अंदर। अब हमारे अंदर, है ना, बहुत सारे ऊतक क्या होते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, उसका मरम्मत भी होता है उपापचय क्रिया के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि इनमें से सभी, ये सारा प्रक्रिया उपापचय क्रिया में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, हाँ आंसर डी, इनमें से सभी, ठीक है, आंसर डी है इसका, इनमें से सभी, क्योंकि है ना पेड़ पौधे में या तो फिर हमारे अंदर जो कोशिका होती है उसका भी क्या होता है, मरम्मत किया जाता है ना, जब और उसके बाद श्वसन भी हम करेंगे, पोषण भी करेंगे, तभी क्या होगा, उपापचय क्रिया जो होगा सही पूर्वक हो पाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है ना, जैसा कि आप लोग को पहले बता चुके हैं, है ना, कि हर एक चैप्टर से आपको 30 क्वेश्चन बीबीआई मिलेगा, यानी सारे प्रीवियस क्वेश्चन से, है ना, सेट किया हुआ है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलिए तो 30 नंबर का क्वेश्चन करें कि पौधे में गैसों का निष्कासन किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी गैसों का निष्कासन करने के लिए किस क्रिया का हम उपयोग करते हैं, है ना। पौधे में गैसों का निष्कासन करने के लिए, जैसे उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा है ना, तो अवशोषित नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो किस विधि के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा वो पौधे जो होते हैं वो बाहर निकालते हैं। पहला कह रहा विसरण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन जो आपका प्रसरण के द्वारा, है ना, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, और चौथा ऑप्शन जो है वो परिवहन के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें क्या होती है, भाप के रूप में, है ना, पेड़ पौधे से क्या करते हैं, भाप के रूप में जल को बाहर निकालते हैं पत्तियों के माध्यम से, उसमें जो रंध्र उपस्थित होता है उसके माध्यम से। तो गैसों का निष्कासन जो हो जाएगा हमारा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, विसरण। क्योंकि गैसों का निष्कासन किस क्रिया द्वारा होता है, विसरण के द्वारा। पौधे में, है ना, पौधे में गैसों का निष्कासन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है ना। किसके द्वारा होता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है ना। तो
आप बने रहिए, है ना। इसके साथ आपका अब अगला चैप्टर का क्वेश्चन है ना, वो भी इसमें से 30 क्वेश्चन है ना, और सारा बीबीआई क्वेश्चन है। आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। चलिए अगला हम देखते हैं, है ना। अगला चैप्टर हमारा क्या चीज है, अगला चैप्टर है ना श्वसन है हमारा। अगला चैप्टर का नाम क्या चीज है, श्वसन, है ना। श्वसन आपका अगला चैप्टर है ना। इसमें भी आपको सारा क्वेश्चन जो है ना बीबीआई है। आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, है ना। चलिए तो आगे का हम श्वसन से, है ना, 30 क्वेश्चन उसमें भी लाए हैं। चलिए हम उसको देखते हैं, 30 क्वेश्चन, है ना। ये सारा क्वेश्चन बीबीआई है, तो आप लोग बने रहिए, है ना, जब तक, है ना, एक शायरी हो जाए, है ना। चलिए आप लोग को एक शायरी बता देते हैं, है ना। कोई छोरियों के पीछे पागल है तो कोई पैसों के लिए पागल है, कोई छोरियों के लिए पागल है तो कोई पैसों के लिए पागल है। हम आर्मी लवर है भाई, और हम तो 1600 मीटर, है ना, चक्कर के लिए पागल है। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपका अगला चैप्टर का, है ना, 30 क्वेश्चन, ये सारा बीबीआई क्वेश्चन है ना। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करवाया जाएगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका श्वसन से, आप लोग श्वसन जानते होंगे ना, श्वसन क्या होता है।